बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिमा हुवा आलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज दिसंबर की 18 डेट है, 18 दिसंबर 2019 है और आज हम 18 दिसंबर 2019 को मुनक्किद होने वाले इनिशियल टेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि इस लेक्चर के 6 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, 6 हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में हम स्टार्ट में बात करेंगे इनिशियल टेस्ट के बारे में, क्वेश्चंस और आंसर जो आपको चाहिए, जो ज़रूरी हैं, जो आ जाए हैं, उस पर हम बात करेंगे। आपको ना सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा बल्कि उनके आंसर्स भी बताऊंगा, आप वो साथ साथ लिखते भी जाएं और समझते भी जाएं। दूसरा हिस्सा आता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आईएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आईएसएसबी के बारे में कुछ ना कुछ हम बताते हैं डेली की वीडियो में। तीसरा हिस्सा आता है जॉब्स के हवाले से, जो मेरे स्टूडेंट्स जॉब्स तलाश कर रहे हैं, जॉबलेस हैं, उनके लिए हम अनाउंसमेंट करते हैं मुख्तलिफ इश्तिहारात की, मुख्तलिफ जॉब्स की, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज खाली हुई हैं उस हवाले से, ताकि वो अपना अच्छा और बाइज़्ज़त रोज़गार तलाश कर पाएँ। चौथा हिस्सा जो है आज के इस लेक्चर का वो है मोटिवेशन स्पीच का। इसमें छोटी सी मोटिवेशन स्पीच मैं करूँगा। उसके बाद फिफ्थ और पाँचवा जो हिस्सा है वो स्टूडेंट की डिस्कशन को हमने दिया है। जो स्टूडेंट डेली हम डिस्कशन कराते हैं स्टूडेंट से, डेली मैं स्टूडेंट्स को रात को 8-9 बजे के करीब मुख्तलिफ ग्रुप्स में, जो मेरे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, उनमें कोई ना कोई टॉपिक दे देता हूँ। कभी डिस्कशन का टॉपिक देता हूँ, कभी लेक्चरेट का टॉपिक देता हूँ। तो स्टूडेंट को कहते हैं उस पर डिस्कशन करके अपनी वीडियो बना के मुझे सेंड करें। तो जो अच्छी वीडियोज़ होती हैं उनको हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो उन वीडियोज़ को आप देखेंगे 5वें हिस्से में। और उसके बाद जो स्टूडेंट पास हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी ओपिनियन होगी, ठीक है, उनकी ओपिनियन वो आपने सुननी है, उनको सुन के आप ज़रूर मोटिवेट होंगे। और लास्ट में हम दुआ करेंगे। इस तरह टोटल इसके जो हिस्से हैं इस लेक्चर के वो तकरीबन 6 और इस ओपिनियन का 7वां हिस्सा बन जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और तमाम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं फर्स्ट स्टेप की जानिब। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान का नेशनल जो दरख्त है वो कौन सा है, कौमी दरख्त कौन सा है? इसका आंसर है देवदार। देवदार पाकिस्तान का कौमी दरख्त है और ये कश्मीर में, शुमाली इलाके जात में, तिब्बत वगैरह में कसरत से पाया जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो है हिमालयन सेडर। उर्दू में इसे दियार कहते हैं और फ़्याम में दियार कहते हैं, ठीक है। और बहुत कीमती इसकी लकड़ी जो है बहुत कीमती और खुशबूदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम? इस्लाम के दूसरे जो खलीफे हैं उनका नाम पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ वाइटली माउंटेन और पीक? इसकी लोकेशन पूछी गई है वाइटली पीक की, तो इसका आंसर है यूएसए। ये यूएसए में, अमेरिका में। जी 18 दिसंबर का अगला क्वेश्चन है, टोटल मेंबर्स ऑफ एनए, एनए स्टैंड्स फॉर नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के टोटल मेंबरान की तादाद कितनी है? पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया है। आंसर है 342, 342। स्टूडेंट्स, आज भी कैपिटल्स पूछे गए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, तो जो बार बार कैपिटल्स पूछे जाते हैं वो आपको ज़रूर आने चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं और रिपीटेड जो कैपिटल्स जो पूछे जाते हैं, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे बता देता हूँ। आप सुन लेंगे तो आपको उम्मीद है याद रह जाएंगे। जी, आप सुनना चाहें तो सुन लें, लिखना चाहें तो लिख लें। और ये कैपिटल्स आपसे आईएसएसबी के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और इनिशियल के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद से पहले जो कैपिटल था पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था वो कराची था। तुर्की का दारुल हुकूमत है अंकारा, अमेरिका का वाशिंगटन, बरतानिया लंदन, चाइना बीजिंग, रूस मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, कनाडा ओटावा, अफ़गानिस्तान काबुल, जर्मनी बर्लिन, फ्रांस पेरिस, जापान टोक्यो। और टोक्यो वो शहर है जो सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहर है, ये भी पूछा गया। आबादी के लिए सबसे ज़्यादा आबादी टोक्यो की है। सऊदी अरब रियाद या रियाज, ईरान तेहरान, इराक बगदाद,
मैक्सिको, मैक्सिको का कैपिटल है मैक्सिको सिटी। इंडोनेशिया का जकार्ता, मिस्र का कायरा, काज़ाकिस्तान का आस्ताना, मलेशिया कुआलालंपुर, बहरीन मनामा, डेनमार्क कोपनहेगन, यूनान एथेंस, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात का कैपिटल है अबू धाबी, इसराइल यरूशलेम, इटली रोम, उर्दन अमान, कुवैत कुवैत सिटी, किर्गिस्तान बिश्केक, लीबिया त्रिपोली, लिबनान बैरूत, माली बमाको, मराकश रबात, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, ओमान मस्कत, फ़िलिपाइन मनीला, कतर दोहा, जनूबी अफ्रीका प्रिटोरिया, सूडान खार्तूम, भारत नई दिल्ली, श्रीलंका कोलंबो, बांग्लादेश ढाका, शाम दमिश्क, थाईलैंड बैंकॉक, कीनिया न्यूरोबी मिल्क, पाकिस्तान का दोबारा आपको आगे यहाँ पे चलें रिपीट कर देते हैं, इस्लामाबाद। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड का आपको आना चाहिए कैपिटल, जो बार पूछा गया है वो है बर्न, BERN बर्न, स्विट्ज़रलैंड। बहुत खूबसूरत शहर है ये जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO? WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका दारुल हुकूमत या हेडक्वार्टर जो है वो है स्विट्ज़रलैंड के शहर जनीवा में। उम्मीद है आपको ये याद रहेगा जी। स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, और वो पार्ट है ISSB का पार्ट। जो स्टूडेंट ISSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको चाहिए कि इन टच रहें, डेली लेक्चर सुने, क्योंकि अभी हम अपने स्टूडेंट्स को ISSB की भी प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करवा रहे हैं। नीचे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लें, 0323916191। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से ISSB के नोट्स ले लिए हैं उनको चाहिए कि आज जो पिक्चर उसमें बनी हुई हैं, उन नोट्स में जो पिक्चर मैंने आपको दी हैं वो अपने सामने रखें, और उनको सामने रख के आपने स्टोरी लिखनी है। जिस तरीके से मैं हिदायत दूंगा आपने उस तरीके से आपने स्टोरी बनानी है और लिखनी है। और जिन स्टूडेंट ने इनिशियल की बुक मंगवाई है और अभी तक ISSB के नोट्स नहीं मंगवाए, उनको चाहिए कि इस पर अभी फ़ौरन आज कॉल करें और ये फौरी तौर पर मेरे से ISSB के नोट्स भी ले लें, और साथ साथ आप प्रिपरेशन करें। इनिशियल टेस्ट तो इंशाल्लाह आपका क्लियर हो रहा है, हो जाता है। आपको चाहिए कि साथ ISSB की प्रिपरेशन अभी से करें, फिजिकल फिटनेस पे भी जोर दें, और साथ साथ आप पिक्चर स्टोरी बनाना भी सीखें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पिक्चर स्टोरी होती क्या है और ये कैसे लिखी जाती है। जब आप टेस्ट दे देते हैं WAT और सेंटेंस कंप्लीशन का टेस्ट आपका हो जाता है, तो उसके बाद आपको पिक्चर स्टोरी का टेस्ट वो आपसे लिया जाता है। उसके लिए आपको जो पिक्चर दिखाई जाती है उसका टाइम होता है आधा मिनट, यानी कि 30 सेकंड। 30 सेकंड के लिए पिक्चर दिखाई जाती है, एक पिक्चर दिखाएंगे, उसके बाद आपको 3.5 मिनट दिए जाएंगे, और 3.5 मिनट में आपने स्टोरी लिखनी होती है। इस तरह 4 मुख्तलिफ स्टोरीज आपसे लिखवाते हैं, एक के बाद दीगरे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 सेकंड आधा मिनट आपको दिखाई देती है पिक्चर दिखा। आधा मिनट काफ़ी ज़्यादा है अगर आपने प्रैक्टिस की हो। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये आधा मिनट फ़ौरन गुजर जाएगा और आपका टाइम सारा सोचने में गुजर जाएगा, इसलिए आपको चाहिए कि अभी से ये प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, पहला ये क्वेश्चन है कि स्टोरी लिखनी कितनी है। ये आपने हाफ पेज लिखनी है। कोशिश ये करें कि हाफ पेज लिखें, यानी कि 6 to 7 लाइन्स में ये स्टोरी आप लिखें तो बेहतरीन आपकी स्टोरी बन जाएगी। और काइंडली आपने रट्टा नहीं लगाना, पहले से स्टोरी है किसी और की, आपने रट्टा लगा के नहीं जाना, वरना वो फिर ये कहेंगे कि इसने कॉपी किया है और रट्टा लगाया है, दूसरे का ज़हन पेश कर रहे हैं, तो इस तरह वो ये कहेंगे इसने ये किसी एकेडमी से ट्रेनिंग की है, तो आपकी जो सिलेक्शन है उसके चांस कम हो जाएंगे। इसलिए आपने स्टोरीज खुद बनानी है, खुद लिखनी है। अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। और जो स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनको चाहिए कि अपनी स्टोरीज बना के मुझे व्हाट्सएप करते जाएं और दिखाते जाएं कि सर ये स्टोरीज हम लिख रहे हैं, तो आप ज़रा चेक कर लें। इंशाल्लाह मैं उनकी रहनुमाई ज़रूर करूँगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने वही स्टोरीज बनानी जो पिक्चर्स मैंने आपको मुहैया की हैं, प्रोवाइड की हैं। दूसरों की जो पिक्चर्स हैं उन पर स्टोरी बना के ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना मेरा टाइम ज़ाया करें। और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स ले लिए उनको आइडिया हो चुका है कि पिक्चर कैसी होती है। ये क्लियर नहीं होती पिक्चर, ये आपको जो है ना वाइट और ब्लैक कलर की होती है पिक्चर, वाइट ब्लैक, और सही क्लियर भी नहीं होती पिक्चर। और जिनके पास ये स्टोरीज़ हैं, मेरी पिक्चर्स हैं, तो उनको आइडिया हो चुका है कि ऐसी पिक्चर स्टोरीज़ हो सकती हैं या आती हैं। ये थोड़ी सी डिम सी होती है, मदम सी होती है, आपको ताकि सोचने में मजबूर करे कि क्या पिक्चर है और मैंने स्टोरी कैसे बनानी है। इस हवाले से मेरे अलग से लेक्चर हैं पिक्चर स्टोरीज पे, वो आप ज़रूर सुन लीजिएगा। बाज़ दफ़ा पिक्चर में ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें ये लड़का है या लड़की है, बूढ़ा है या जवान है, बच्चा है या बच्ची है, बैठा हुआ है या खड़ा है।
आप चाहे लड़का समझ लें, चाहे लड़की समझ लें, चाहे आप जो भी समझ लें, मेल समझ लें, फीमेल समझ लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि असल जो चीज़ है वो ये है कि उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव आपकी थिंकिंग ज़ाहिर नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से आपने स्टोरी लिखनी और बनानी है। अब ये क्वेश्चन कि नेगेटिविटी क्या चीज़ है? नेगेटिविटी ये है कि आपने उसमें चोरी का जिक्र नहीं करना, आपने उसमें लड़ाइयों का जिक्र नहीं करना, दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करना, जो मुआशी बुराई हैं, जो माशरती बुराई हैं, उनका जिक्र नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर दिखाई जाए आपको, उसमें लड़की है, मुंह नीचा किए खड़ी हुई है, तो आप सोचेंगे इस पर मैं क्या लिखूँ? आपको चाहिए कि उसको एक नाम देने उस करेक्टर को, कि फॉर एग्जाम्पल सलमा इज़ वेरी गुड स्टूडेंट, और आप उसमें लिखें कि वो आर्मी ज्वाइन करना चाहती है और उसके घर वाले ये समझते हैं कि ये आर्मी ज्वाइन करने के काबिल नहीं है, लेकिन उसने टेस्ट दिया, मेहनत की और आज वो आर्मी ऑफिसर है। 4 स्टोरीज होंगी तो चारों आपने आर्मी से रिलेटेड नहीं बनानी, ये इज़्ज़त में रखना है। सारी स्टोरीज में आर्मी का जिक्र नहीं करना, 4 में से आप एक स्टोरी जो है आर्मी से रिलेटेड बना सकते हैं। इस स्टोरी को आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की खड़ी है, आपको देख के आपके जहन में ये आया कि ये लड़की बहुत बोल्ड है, बहुत मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, इसको पढ़ाई के साथ खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, स्पोर्ट्स में बनना चाहती थी, लेकिन घर वाले चाहते थे कि ये पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जबकि उसे कोई स्पोर्ट्समैन बनना था। फॉर एग्जाम्पल टेनिस कर लें कि वो टेनिस की चैंपियन बनना चाहती थी, लेकिन उसके वालिदैन उसे रोकते थे कि टेनिस नहीं खेलनी, आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, लेकिन वो पढ़ाई के साथ साथ टेनिस भी खेलती थी। उसने पढ़ाई में भी मेहनत की, वालिदैन का ख्वाब भी पूरा किया और अपना जो उसका टारगेट था, जो मकसद था, उसमें भी उसने बहुत आला परफॉर्मेंस का इजहार किया और टेनिस में भी चैंपियन बन गई। तो इस तरह की मैंने मिसालें दी हैं, इस तरह की स्टोरीज आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको मुख्तलिफ स्टोरीज बना के दे सकता हूँ, लेकिन आप अपने माइंड से अगर स्टोरीज बनाएंगे तो आप मेरे से भी बहुत अच्छी स्टोरीज बना सकते हैं। तो कॉपी आपने नहीं करनी, अपने जहन को इस्तेमाल करना है, यूटिलाइज करना है और बेहतरीन स्टोरीज बनानी है। उम्मीद है आप इस हवाले से काफ़ी कुछ आगाही हासिल कर ली होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बाज़ पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होती। हमारी दफ़ा जब पिक्चर आई थी वो ये थी कि पहाड़ से थे और कोई समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने जो स्टोरी बनाई थी वो ये थी कि इस आर्मी में भी, इस गर्मी में भी आर्मी के जो लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं और मुल्क के दिफा के लिए डटे हुए हैं और मुल्क का दिफा कर रहे हैं। इस तरीके से मुझे याद पड़ता है कि मैंने कोई स्टोरी बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई थी। तो आप इस तरीके से कोई भी स्टोरी बनाएं, ठीक, अपने जहन को इस्तेमाल करके मुझे यकीन है कि आप अच्छी स्टोरी बनाएंगे, पॉजिटिव स्टोरी बनाएंगे और आप ज़रूर रिकमेंड होंगे। अगर आपको ये तमाम आइडियाज़ पसंद आए हैं तो ज़रूर आप इस पर अमल दरामद करें और स्टोरी बना के मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे आप शेयर भी करें, मैं चेक भी कर लूँगा कैसे आपने स्टोरीज़ बनाई हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हमारा आ चुका है और वह है मोटिवेशन स्पीच। तो आज जो मैंने बात करनी है वो है किन लोगों पे वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें। आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप अपना वक्त किन कामों में आप लगा रहे हैं, क्या अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, किन कामों में अपना वक्त आप लगा रहे हैं। क्या आप अपना वक्त सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल करने में लगा रहे हैं, क्या आप अपना वक्त दोस्तों के साथ पार्टीज और गपशप में ज़ाया कर रहे हैं, या क्या आप अपना वक्त अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेहनत करने में लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हर रोज आप अपने आप से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा करें। पहला क्वेश्चन ये कि क्या मैंने आज ऐसा कुछ किया जिसके लिए मैंने अपने मकसद को पा लिया या हासिल करने के लिए कोशिश की मैंने। पहला क्वेश्चन क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मैं अपने मकसद को हासिल कर सकूं। क्या आज मैंने कुछ नया सीखा। और तीसरा ये क्वेश्चन कि कल मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे मैं अपने मकसद को हासिल कर सकूं। ये 3 सवाल खुद से रात को सोने से पहले जरूर किया करें। और स्टूडेंट्स, इन लोगों के पीछे भागना छोड़ दें जिनको आपकी कोई परवाह नहीं है, जो आपके दोस्त नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों के नज़र में, उन लोगों के दिल में ना तुम्हारी कीमत है ना तुम्हारी बातों की। दरअसल इस बात में तुम्हारी ही गलती है, तुमने खुद ही अपनी वैल्यू जीरो की हुई है इनके सामने। जब कुछ करोगे नहीं तो वैल्यू क्या खाक बनेगी, लोग तुम्हारी इज्जत क्या खाक करेंगे। और दोस्तों, ये जिंदगी का कड़वा सच है कि लोग हैसियत देख के वैल्यू देते हैं, इज्जत करते हैं। इसलिए अपनी पोजीशन बढ़ाओ, अपनी हैसियत बढ़ाओ और खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग तुमसे मिलने का ख्वाब देखा करें। निकम्मा वो नहीं जो कुछ करता नहीं है, बल्कि निकम्मा वो है जो अपने काम से बेहतर काम कर सकता है लेकिन करता नहीं है। और ये भी देखने में आया है कि रोजाना लाखों लोग अपने काम को गाली देते हैं, अपने काम को पसंद नहीं करते, मगर फिर भी हर रोज वो उसी काम को करने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये काम उनके लिए काम नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका है। और मजबूरी कभी खुशी नहीं देती। एक बात को याद रखना कि कभी भी जिंदगी में इतनी देर नहीं होती कि आप दोबारा कुछ शुरू ना कर सकें। याद रखिए, जहां तक रास्ता दिखाई देता है वहां तक चलिए और आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद अपने आप दिखाई देने लग पड़ता है। जैसे आप एक छोटी सी लाइट लेकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं, वैसे ही आप एक छोटी सी उम्मीद लेकर बड़े से बड़ा काम सरंजाम दे सकते हैं। एक ख्वाब के चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरे ख्वाब को देखने के नाम को जिंदगी कहते हैं। और खुद से हर रोज कहा करो कि कोशिश में कटती है तो कट जाए पूरी जिंदगी, लेकिन मुझे पीछे नहीं हटना है।
रोज रोज मर के जीने से बेहतर है कि आप एक ही दिन जिए, मगर जिए शान से। एक खिलाड़ी का करियर 5 से 10 साल होता है, लेकिन इन 5 से 10 सालों में वो अपना वो नाम बना जाता है कि लोग उसे सदियों तक याद रखते हैं। जबकि 40 साल नौकरी करने वाला जब रिटायर्ड होता है तो उसे अपने घर वाले भी नहीं पूछते। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो बड़ी मंजिलें देखते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। जिद एक ऐसी चीज है जो आपको बड़े से बड़ा मकाम दिलवा सकती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो हमेशा उनके साथ रहिए जो आपसे बेहतर हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिन लोगों के साथ तुम वक्त गुजारते हो मुझे उनसे मिलवा दो, मैं तुम्हें तुम्हारे अगले 10 सालों के बारे में बता दूंगा कि तुम क्या बनोगे। इसलिए अगर सोबत बड़ी है, महफिल अच्छी है, अच्छे लोगों की सोबत है, बड़े लोगों की ज़हन वालों की सोबत है, तो आप भी बड़े बनेंगे, आप भी अजीम बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर सोबत छोटी है तो आप भी छोटे बनेंगे और जिंदगी भर छोटे ही रहोगे। अस्सलाम वालेकुम, ज़रिया हमाद मलिक, मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना इनिशियल एकेडमिक्स टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया है। और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ अल्लाह ताला ने करम किया है और दूसरा मेरे माँ बाप की दुआओं से। और उसके बाद मैं आप लोगों को सबको रिकमेंड करूँगा कि जो सर इमरान की वीडियोज़ और नोट्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। मतलब मैंने एज इन कि मैंने 1 वीक में यहाँ से तैयारी की है और नोट से इस तरह वीडियोस वगैरह से तो काफ़ी इफ़ेक्टिव था। मतलब कि मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते थे। और ये मैं आपको बताऊँ कि बहुत अच्छा जो है ना चैनल, और ये बहुत अच्छा मीडियम है ये स्टडी करने के लिए। अगर अभी जिनका है तो मैं ये बता दूँ कि बहुत टफ आ रहा है एकेडमिक्स और इंटेलिजेंस दोनों, तो प्रिपेयर योर सेल्फ। और सर इमरान के नोट्स मंगवा लें आप लोग और उनसे कांटेक्ट कर लें, कंसर्न कर लें कि यहाँ सर हमें ये मसला है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और मतलब आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे। तो इस एस्पेक्ट में तो मैं यही कहूँगा आप नोट्स मंगवा लें और इसमें सर इमरान की वीडियोस देखें। तो वंस अगेन थैंक यू सर कि आपने प्रिपेयर किया मुझे, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? फिट हो? मेरा नाम अनीसुर रहमान है, मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट करक से है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आर्मी में इनिशियल क्लियर है। ये सब सर इमरान की बदौलत, क्योंकि उसके नोट्स के वीडियो मैंने सर यूट्यूब पे देखे थे और बड़े फिट नोट्स हैं उसके नोट्स सिर्फ मैंने देखे थे, बाकी कोई अकेडमी मैंने ज्वाइन नहीं किया था। सिर्फ उसके नोट्स पर बाद में मैंने उसको मैसेज किया, उसने मुझे और नोट्स भेज दिए और अल्हम्दुलिल्लाह विद द ब्लेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह मेरा सिर्फ SSB रह गया है। अब वो मैंने सर इमरान के साथ रब्ता किया, वो कह रहा था कि मैं आपको वो नोट्स भी सेंड कर दूंगा। तो सर इमरान का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप में से कोई वो नोट्स लेना चाहते हैं तो सर इमरान के साथ यूट्यूब पे उसके वीडियो भी पढ़े, उसके साथ रब्ता भी कर सकते हैं। तो SSB के नोट्स भी उधर पढ़े। मेरा ख़ुद भी इरादा है कि मैं उससे नोट्स मंगवा दूँ और SSB की तैयारी उससे करूँ विदाउट मतलब पैसों। जब मैं जाता हूँ कोई केड में उसको पैसे देता हूँ, अगर हॉस्टल में रहता हूँ वो पैसे देता हूँ, तो ये सारे मेरे पैसे जो है वो बच जाते हैं इस चीज़ से। जैसा कि मैं सर इमरान के साथ रब्ता करके वो मुझे घर बैठे नोट सेंड कर दे। सो मैं सर इमरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, थैंक यू सो मच एंड आल्सो रिमेंबर मी एंड योर प्रेयर। अल्लाह मुझे कामयाब करे आगे। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एहसन जावेद है और मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। दोस्तों, अब तक की मेरी जो जितनी उम्र हो चुकी है और मैंने जो इस वक्त इस दुनिया में, इस मुआशरे में, इस ख़ानदान में रहते हुए मैंने जो कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, आज का कुछ मौजू गुफ्तगू भी कुछ ऐसा ही है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँ। हमारी इस सोसाइटी में, हमारे इस मुआशरे में जहाँ हर तबके के लोग मौजूद हैं, अमीर, गरीब, काले, गोरे, हर तरह के कैटेगरी के तकरीबन मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सबसे बड़ी एक चीज़ जो मैंने महसूस की है वो ये है कि हर बंदा दूसरे को नाकाम करने की दौड़ में लगा हुआ है। हर बंदा दूसरे को वो जो बुरा भला कह रहा है और अपना आप उसे वो नज़र ही नहीं आ रहा होता कि मैं कैसा हूँ। हर बंदा हुकूमत वक्त को गालियाँ दे रहा है या जो लोग पहले हुकूमत कर गए उनको गालियाँ दे रहा है। अगर इससे भी बड़ा कोई मुसलमान है तो वो बददुआएं कर रहा होता है कि या अल्लाह जो गैर मुस्लिम है उनकी जो एटमी क़ुव्वतें हैं, जो उनके असले हैं, जो उनकी पावर है वो कमज़ोर पड़ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, वो तबाह हो जाए। मतलब हम अपने आप के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों के लिए तो ये दुआएं भी कर रहे हैं, बददुआएं भी कर रहे हैं, दूसरों को बुरा भला भी कह रहे हैं, तो कभी अपने अंदर हमने नहीं देखा कि हम क्या हैं, हम इस सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। हम दूसरों पे फतवे लगाने में सबसे आगे हैं। हम
मुफ्ती भी हैं, हम स्कॉलर भी हैं, हम टीचर भी हैं, हम शायर भी हैं, लेकिन फेसबुक की हद तक, ट्विटर की हद तक, व्हाट्सएप स्टेटस की हद तक, इन तमाम सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं, इन हद तक हम तो हर किसी पर फतवा लगाने में सबसे 1 मिनट नहीं लगाते और हम दूसरों पर फतवा लगा देते हैं। लेकिन कभी हमने खुद को जाना ही नहीं, कभी हमने खुद की तरफ देखा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा हूँ इस सोसाइटी में, मैं लोगों का कितना भला कर रहा हूँ। मैं अगर किसी पोस्ट पे बैठा हूँ तो क्या मैं उस पोस्ट पर बैठकर मैं जिन लोगों को मुझसे वास्ता पड़ता है, क्या मैं उनकी मदद कर रहा हूँ? क्या मैं बिला मुआवजा किसी की मदद कर रहा हूँ, या मैं दूसरों के लिए मुश्किलात जो है वो खड़ी कर रहा हूँ, या किसी के लिए आसानियाँ बांट रहा हूँ, या मैं मुआशरे के लिए, मैं मुल्क के लिए, गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? आज हमारी जो मसाजिद है वो भी सिर्फ नमाज पढ़ने की और इबादत की हद तक रह चुकी हैं। वहाँ पर लोगों के मसाइल को हल क्यों नहीं किया जाता? उन्हें क्यों नहीं बताया जाता कि प्रैक्टिकल इस्लाम क्या है? जो मुआशरती इस चीज़ें हैं, जो मुआशरती मसाइल हैं, उनको हल कैसे करना है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जन्नत, दोज़ख के कंसेप्ट से लेकर बाकी चीज़ों को क्यों नहीं डिस्कस किया जा रहा? क्यों नहीं बताया जा रहा है कि एक बहन भाई का रिश्ता क्या होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है, वालिदैन और औलाद के हकूक़ क्या होते हैं, हमें हकूक़ुल इबाद को कैसे अदा करना है, हकूक़ुल इबाद और हकूक़ुल्लाह का ताल्लुक़ क्या है, क्या इनमें कोई फ़र्क है? क्या अगर हम हकूक़ुल्लाह अदा कर रहे हैं और हकूक़ुल इबाद अदा नहीं कर रहे तो क्या हम अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा हैं? इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा रहा। आज हमारे जो तलीमी अदारे हैं उनको देख लें तो वहाँ पर क्या दिया जा रहा है। आज से पहले के दौर में तलीमी अदारों में तलीम के साथ साथ तरबियत की जाती थी, और आज हमारे तलीमी अदारों में देख लें रोज़ नए स्कैंडल सामने आ रहे हैं। पहले हम उनको अथॉरिटी दे रहे हैं, उनको इजाज़त दे रहे हैं कि वो जैसी मर्जी ड्रेसिंग करके अपनी जो तलीमी अदारे हैं उसमें आए। अब पहला जो फांसी का स्टेप है वो तो उन्होंने अबूर कर लिया, तो वो उसकी इजाज़त हमने खुद दी। फिर वो इकट्ठे बैठते हैं, को एजुकेशन चल रही है और उनके मामला सारे चल रहे हैं, तो फिर जब वो फहाशी के एक्सट्रीम लेवल पर आते हैं, हाईएस्ट लेवल पर आते हैं, तब हम उन्हें तलीमी इदारे से बाहर क्यों निकालते हैं? ये मेरा एक सवाल है आप तमाम लोगों से, तमाम देखने सुनने वालों से, कि हम पहले उन्हें खुद अलाउ कर रहे हैं हर चीज़, फिर जब वो उस जो चीज़ है उसके हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हैं तो अब फिर हम उन्हें उस तलीमी इदारे से निकाल देते हैं। आज हमारे तलीमी इदारे तलीम नहीं बल्कि वो बेहयाई को फ़रोग़ दे रहे हैं, वो बेहयाई को परवान चढ़ा रहे हैं। हमारे मदारिस में देख लें, हम मदारिस के जो सिलेबस है उसको तब्दील करने पे लगे हुए हैं, लेकिन हम अपना जो दूसरा तलीमी निज़ाम है वो क्यों नहीं चेंज कर रहे? हम उसका सिलेबस क्यों नहीं चेंज कर रहे? हम क्यों नहीं जो इस्लामी जो लीडर्स हैं, जो हुक्मरान थे, जो हमारे रहनुमा थे, हम उनको सिलेबस में ऐड क्यों नहीं कर रहे? हम क्यों गैर मुस्लिमों को आज भी हम आज़ाद तो हो चुके हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर आज भी हम उनके ग़ुलाम हैं। इतना वक्त गुजरने के बाद भी हम ज़हनी तौर पर उनके ग़ुलाम हैं और उनकी चीज़ों को हम फॉलो कर रहे हैं, और वो हमारे इस्लाम की, हमारे कुरान की तालीमात को देखकर उस पर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके उस चीज़ को प्रूव करते हैं। हम उस कुरान की जो बात है उस पर बिलीव नहीं करते, ना उसको पढ़ते हैं ना उसको समझते हैं, और जो गोरे की रिसर्च आती है हम उसको बड़ा यकीन करते हैं, हम उसको बड़ा मानते हैं। तो हम कहाँ खड़े हैं? बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम आज कहाँ खड़े हैं? हर बंदा खुद का एनालिसिस करे, ना कि वो दूसरों को ताने दे, ना कि वो दूसरों पर जुमले कसे, ना कि वो दूसरों को बुरा भला कहे, ना कि वो दूसरों को हमेशा खुद से घटिया कम ज़र्फ जाने, बल्कि खुद को ऐसा बनाइए, खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आपको देखें, लोग आपकी बात सुनना पसंद करें, लोग आपको फॉलो करना पसंद करें। अपने आप को इस लेवल पे लेके आइए, ना कि हम दूसरों को तनकीद करते रहें। हमेशा जब खुद पॉजिटिव सोचेंगे, जब खुद पॉजिटिव काम करेंगे, तो ये मुआशरे में पॉजिटिविटी फैलेगी, हमें हर बंदा पॉजिटिव नज़र आएगा, हमें हर काम करते हुए अच्छा लगेगा। सो मेरी आज आप सबसे यही गुजारिश है कि खुदारा दूसरों पर जुमले कसने के बजाय अपने आप पर गौर कीजिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Assalamu alaikum. This is Osama speaking from Bhavanagar. I got topic importance of planning. I think planning is very important in our life deeds. इसका दूसरा नाम मनसूबाबंदी है। अगर हम मनसूबाबंदी किसी भी काम में करते हैं तो मेरा ख्याल है वो हम बेहतर तौर पर उस काम में को लेकर आप परफॉर्म कर सकते हैं। एक
अलग अंदाज से हम उस काम के लिए हार्ड वर्किंग करते हैं। इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जितनी भी जंगें हुई आप सल्लम के दौर में, उन्होंने भी प्लानिंग की और जंगों में फतूहात हासिल की। मसलन आप ग़ज़वा खंदक को देखें कि वो एक प्लानिंग ही थी कि जिसको लेकर आप सल्लम ने प्लानिंग की और फिर वो एक जंगी हिकमत अमली के तौर पर सामने आई और आप सल्लम ने वो आप सल्लम के सहाबा कराम से मिलकर वो जंग में फ़तह हासिल की। तो ये प्लानिंग, मनसूबाबंदी हमें अपनी लाइफ में इसको अहमियत देनी चाहिए। तो जो भी काम करें वो एक प्लान करके करें, तो मेरे ख्याल में उसके अलग ही नताइज और रिज़ल्ट्स आपके सामने आउटपुट के तौर पर आया होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। हाय, दिस इज़ मोहम्मद शुएब अख्तर स्पीकिंग फ्रॉम बक्कर। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे तमाम दोस्तों और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद इमरान शाह साहब को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में सियाहत। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया कि हमें 4 मौसमों से नवाजा है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में हर किस्म की ज़मीन है। पाकिस्तान में बर्फ़ पोश पहाड़ भी हैं, खुश मैदान भी हैं, रेत के टीले भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर वगैरह सब कुछ है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में जब सियाहत का फ़रोग़ आएगा तो लोग यहाँ बाहर से हमारे मुल्क में आएंगे। मेरे दोस्तों, जिससे हमारे लोगों का कारोबार भी चमकेगा। मेरे दोस्तों, जब लोग बाहर से सियाहत को पाकिस्तान में आएंगे तो इससे हमारे कल्चर को भी फ़ायदा होगा। लोग यहाँ से मुख्तलिफ़ चीज़ों वगैरह को ख़रीदेंगे जिससे हमारे लोगों को वगैरह को भी बहुत फ़ायदा होगा। मेरे दोस्तों, इससे हमारे मुल्क में की खूबसूरती किसी और मुल्क में को पता चलेगी और उन्हें पता चलेगा कि ये भी पाकिस्तान भी एक अमन पसंद मुल्क है, इसमें भी अमन है। इससे हमारा मुल्क मुख्तलिफ़ तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान एक बहुत ही हसीन मुल्क है। इसमें अल्लाह ताला ने इसे हसीन वादियों से नवाजा है और उन वादियों में तरह तरह की झीलें हैं। जब लोग बाहर से यहाँ पर सियाहत को आएंगे तो इससे हमारे लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। जो उधर जिनकी शॉप्स वगैरह हैं, जिनकी जीप्स वगैरह हैं, उन लोगों से आने से उन्हें भी फ़ायदा होगा, उनका भी रोज़गार चलेगा, उन्हें भी रुपए पैसे कमाने का ज़रिया बनेगा। मेरे दोस्तों, जब लोग सियाहत को यहाँ पर आएंगे तो बाहर के ममालिक को एक मैसेज जाएगा कि यार ये भी मुल्क तरक्की पसंद है, ये मुल्क कितना हसीन है, यार ये मुल्क हमें भी इसकी सैर करनी चाहिए। मेरे दोस्तों, बाहर के ममालिक में खूबसूरत भी हैं लेकिन वो सब आर्टिफिशियल है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से नवाजा है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में भी किसी किस्म की खूबसूरती आर्टिफिशियल नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती खूबियों से नवाजा है। मेरे दोस्तों, हमारे पास दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी K2 मौजूद है। मेरे दोस्तों, हमारे पास अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिमा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व ली वालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या इलाही तमाम मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमा दे। या इलाही तमाम पाकिस्तानियों को खुश फरमा, इनकी मुसीबतें दूर फरमा दें, इन्हें बीमारियों से निजात दिला दे। मरीज़ जो मरे हैं अस्पतालों में, या इलाही इन्हें जल्द अज जल्द सेहत अता फरमा दे, सेहत कामला अता फरमा दे। या इलाही तमाम लोगों की परेशानियां रफ़ा फरमा दे। या इलाही तमाम स्टूडेंट जो मुझे सुनते हैं इन्हें कामयाबी से हमकिनार फरमा दे, इनके वालिदैन को कामयाब फरमा दुनिया और आखिरत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।